हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे डेली एमसीक्यू क्लासेस जो चलती थी यूट्यूब पर, जिसे हमने केवल अब एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई फीस नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, कोर्स परचेज करके जुड़े हुए हैं, उन्हें भी वो सुविधाएं मिलेंगी और जो यूट्यूब पर निःशुल्क जुड़ते थे, उन्हें भी ये सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन लाइव क्लासेस अगर आपको करनी है और लाइव क्लासेस अगर आपको एमसीक्यू वाली लेक्चर को ज्वाइन करना है तो ये निःशुल्क है, लेकिन केवल हमारी एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, आप डाउनलोड करके प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और शाम को 6 बजे अवधारणा वाली क्लास और सुबह 8:30 बजे एमसीक्यू वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो केवल एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव पेपर सॉल्व करने के साथ साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये पूरी सुविधा निःशुल्क है, इसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 34 में हमारे 35 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। ये वो 35 प्रश्न हैं जो थोड़े से टफ हो सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि समाजशास्त्र केवल बेसिक चीजों से पेपर नहीं आता है कि आपने 4, 10, 15 किताबें याद कर ली, 50 किताबों की लिस्ट पढ़ ली, 50 अवधारणाओं को पढ़ लिया, उन अवधारणाओं को समझे बिना ही रट्टा मारते रहे बस। कभी कभी कठिन शब्दावली में भी प्रश्न, सामान्य प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो भले ही आपने दुर्खिम पढ़ा हो, पार्सन पढ़ा हो, भले ही आपने कार्ल मार्क्स पढ़े हो, गौरफिंगल पढ़े हो, ठीक है, लेकिन जब कठिन सरल प्रश्न को भी अगर कठिन शब्दावली में पूछा जाए तो वो प्रश्न भी काफी कठिन से लगने लगते हैं अचानक से। पढ़े हुए टॉपिक से भी हम क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ा हुआ टॉपिक भी ऐसे होते हैं जो बड़े सामान्य से प्रश्न थे, जिसको एक बार अगर समझ लिया जाए तो लगता है ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमसे गलत हो गया क्योंकि शब्दावली कठिन हो जाती है, खासकर हिंदी में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के हमारे जो 35 प्रश्न हैं, ये 35 प्रश्न पूरे समराइज हैं, अलग अलग टॉपिक से पूछे गए हैं। क्योंकि ये टॉपिक विषय से जब हम पढ़ते हैं तो बड़े ही सामान्य सी चीजें हो जाती हैं, हम नए नए क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हम जो पुराने पेपर आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को सॉल्व करते हुए रह जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि जब टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कराए जाते हैं तो बहुत से एग्जामों में वो टॉपिक नहीं होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स में। ठीक है, फिर एक प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाती है, क्वेश्चन रिपीटेशन होने लगता है बार बार। तो चलिए, आपको नए से नए क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाएगी और पेपर को सामान्य से थोड़ा सा कठिन बनाने की भी कोशिश की गई है आज के पेपर में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का टेस्ट पेपर लेक्चर नंबर 34 है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए पहला प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। किताबों से प्रश्न पूछा गया है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एंशिएंट जुडिज्म, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स और प्रीमेटिव रिलीजन। ठीक है, बाद में इसका ऑप्शन भी आएगा, आपको 4 कूट दिए जाएंगे, लेकिन पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि प्रश्न है क्या। तो सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 के साथ। सामने आपके प्रश्न होगा, अब तक चैट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए तो देखिए, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये रचना किसकी है। ठीक है, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एंशिएंट ज्यूडिज्म आपने खूब पढ़ी होगी, कम से कम ये तो मालूम ही होगा, याद रखिएगा ये किसकी रचना है, ये मैक्स वेबर की रचना है। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, ठीक है, याद रखिएगा, भारत में आपके अंडमान आइलैंड पर ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की स्टडी करी थी किसने, रेडक्लिफ ब्राउन ने करी थी, तो ये भी क्लियर हो गया। प्रीमेटिव रिलीजन जो है वो किसकी रचना है, आर.एस. लुईस की रचना है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली किसकी रचना हो गई, आपके टावनी की रचना हो गई, आर.एच. टावनी की रचना हो गई।
इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 4, 1, 2 और 3। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं 4, 1, 2, 3 है कि नहीं। ठीक है 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या संस्कृति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संस्कृति का अंग नहीं है? चैट बॉक्स में दिया हुआ देखिए एप्लीकेशन पर। ठीक है, उस चैट बॉक्स में आप जैसे यूट्यूब पर आंसर देते हैं वैसे ही यहां पर भी चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या संस्कृति का अंग नहीं है? संचार, धर्म, पारिवारिक इकाई या प्रथा? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कल्चर का पार्ट नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो कल्चर का पार्ट नहीं है? ठीक है, संस्कृति में क्या, निम्न में से क्या संस्कृति का अंग नहीं है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो संचार, धर्म, पारिवारिक इकाई या प्रथा? ठीक है तो देखिए, धर्म तो संस्कृति का अंग होता ही है, प्रथाएं भी होती हैं, और परिवार वो माध्यम होता है जो संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। लेकिन कम्युनिकेशन यानी संचार जो होती है वो अंग नहीं होता, वो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। इसलिए कौन सा संस्कृति का अंग नहीं है? संचार संस्कृति का अंग नहीं है। ठीक है, धर्म तो संस्कृति का हिस्सा है, प्रथा भी हिस्सा है और परिवार भी हिस्सा है। बिना परिवार के संस्कृति का आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों का समाजीकरण संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन संचार जो है वो अंग नहीं है, वो संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा, ये कथन किसका है? ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है लोगों की, ये 4 आधार पर तय होती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी जनजाति क्या है और आपकी भाषा। तो भारत में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समुदाय की पहचान का आधार यही है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का आधार है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के कितने आधार बताए हैं? संबंधित व्यक्ति से यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 आधार बताए हैं, वो 4 आधार क्या हैं? धर्म, जाति, जनजाति और भाषा। अब बात आती है, ये कथन है किसका? योगेंद्र सिंह का, टी.एन. मदान का, टी.के. ओमेन का या आंद्रे बिताई का? ठीक है, आंसर देते जाइए सभी लोग। ठीक है, तो ये आंसर जो इसका जो जवाब है वो है, स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है टी.के. ओमेन का। ठीक है, टी.के. ओमेन ने राजनीतिक और पहचान की अवधारणा प्रस्तुत करी थी और इसमें इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 आधार बताए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टी.के. ओमेन के अनुसार, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। कौन कौन से? वो है धर्म, जाति, जनजाति और भाषा। किसका स्टेटमेंट है? टी.के. ओमेन का स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को क्वेश्चन सामने दिख रहा है स्पष्ट रूप से। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म का प्रभाव क्रमिक रूप से शिथिल होता जाता है? ठीक है, बताइए सभी लोग। बड़ा आसान है, देखिए शब्दावली में या थोड़ा सा कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो बड़ा आसान प्रश्न है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव क्या हो जाता है? शिथिल होने लगता है। तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है अपने आप में। विविधीकरण, सह संस्कृतिकरण, सजातीयकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण? हमने पढ़ते हैं ना, लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। तो जीवन के हर एक पहलू में क्या होने लगता है? धर्म का प्रभाव कम होने लगता है, विज्ञान और तर्क का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को धर्मनिरपेक्षीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चर स्टडीज
CCCS, ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सॉरी, ठीक है, CCS, CC ट्रिपल CS कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? तो संस्कृति के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक सेंटर फॉर कंटेम्परेरी कल्चर स्टडीज निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नंबर बी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय और नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक, या देखिए CCCS की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। और ये है ब्रिटेन में, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, इंग्लैंड में है ये, लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में 1964 में इसकी स्थापना होकार्ट ने की थी। किसने करी थी? होकार्ट ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने स्थापना करी थी? होकार्ट ने इसकी स्थापना करी थी 1964 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें WF ऑर्गबन ने पहली बार सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग के बारे में बताया था? तो ये तो मालूम ही है आपको, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा क्या होती है। भौतिक संस्कृति, आप भौतिक संस्कृति के बारे में बताया और कहा कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है, आप भौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है, जिस कारण से भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और आप भौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसके कारण जो गैप क्रिएट होता है, इसी को ही कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना कहा था। किसने? ऑर्गबन ने। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये किस किताब में कहा गया था? कल्चर एंड सोसाइटी, सोशल चेंज, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दिविशा जी बहुत सही। 1922 में किताब आई थी, 1922 में, 1922 में ये किताब आई थी। ठीक है, द सोशल चेंज। इस किताब में इन्होंने कल्चरल ब्लैक यानी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। किसने? ऑर्गबन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अल्पसंख्यक समूह के मूल्य, विश्वास और अभिव्यक्ति जो मुख्य धारा या आरोही संस्कृति के विरोधी हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न को आसान भाषा में समझिए। एक अल्पसंख्यक समूह का कुछ मूल्य है, उनकी कुछ संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनकी कुछ अभिव्यक्ति हैं, लेकिन वो किसके अगेंस्ट है? लेकिन वो मुख्य धारा की जो संस्कृति है या आरोही संस्कृति, आरोही मतलब जिसका प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बहुसंख्यक समाज की संस्कृति है, जो मुख्य संस्कृति या अवरोही संस्कृति के ठीक विरोधी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रभुत्वशाली संस्कृति कहेंगे, प्रति संस्कृति कहेंगे, सांस्कृतिक भौतिकवाद कहेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुख्य धारा के आप क्या है? मुख्य विरोधी हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय की, मान लीजिए समूह की जो संस्कृति है वो बहुसंख्यक संप्रदाय की या बहुसंख्यक समूह की संस्कृति के विरोधी होगी, तो हम क्या कहेंगे? इसे हम एंटी कल्चर कहेंगे, प्रति संस्कृति कहेंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन समस्या क्या है? शब्दावली का खेल है पूरा। अगला देखिए, क्वेश्चन है, क्रिप्टो रिलीजन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, अब देखिए नया शब्द आता है, क्रिप्टो करेंसी, तो आपने खूब सुना होगा। अब आ गया क्रिप्टो रिलीजन, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? नंबर 1, अपर्याप्त वस्तु पर लक्षित एक अचेतन धार्मिक अभिव्यक्ति। नंबर 2, अनुष्ठानों की सचेतन समझ। नंबर सी, अलौकिक शक्ति में अविश्वास। और नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्रिप्टो रिलीजन को किस रूप में आप परिभाषित डिफाइन करते हैं? ठीक है, बहुत सही। देखिए, क्रिप्टो रिलीजन क्या होता है? जब हम जो धार्मिक है, धर्म है या हमारा ईश्वर है, उससे हटकर हम किसी विचारधारा, किसी प्रतीक, किसी व्यक्ति को ईश्वर का दर्जा देने लगते हैं, उसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लगते हैं, इसे कहा जाता है क्रिप्टो रिलीजन। जैसे साउथ इंडिया में देखिए, बहुत से लोग रजनीकांत के मंदिर बने हैं, कमल हसन के मंदिर बने हैं, ठीक है, विजय थेलापति को बहुत भगवान की तरह पूजा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को कहते हैं क्रिप्टो रिलीजन।
या जैसे बहुत से लोग देखिए अपनी टीम जो आईपीएल में देखिए अपनी टीम को कहते हैं ना, क्रिकेट भारत में क्रिकेट भगवान की तरह है। सचिन को ठीक है क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत से लोग अपने नेता को भगवान समझते हैं, उनके प्रति भक्ति रखते हैं। तो हमेशा नेता के प्रति या व्यक्ति के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, किसी प्रतीक के प्रति क्या होती है, एक प्रकार से भक्ति भाव जाग जाता है। इसी भक्ति भाव को, इसी ही आस्था को क्रिप्टो रिलीजन कहा जाता है। तो किसी भी अपर्याप्त वस्तु पर लक्षित एक अचेतन धार्मिक अभिव्यक्ति जो हमारी होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, क्रिप्टो रिलीजन कहा जाता है तो आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन समस्या क्या है, समस्या है शब्दावली। उस सेंटेंस को तक कठिन भाषा में लिखा जाता है कि वो हम सिंपल भाषा में अगर हमने पढ़ा है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, टोटम निम्न में से किसको संदर्भित करता है। अब ये 1 2 3 4 5 नहीं ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन है, इसके बाद इसके कूट दिए गए हैं, फिर आपको इसमें से निकालना होगा। तो पहले पांचों जो स्टेटमेंट है उनको पढ़ लीजिए, पांचों कथनों को समझ लीजिए। इन टोटम निम्न में से किसको संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर देने की। कारण है कि बहुत लंबा समय लग जाता है क्वेश्चन को टाइप करने बनाने में, उसके बाद फिर समस्या आती है कि क्योंकि पेपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अब 150-200 क्वेश्चन बनाए मान लीजिए अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा के आपके पूछे गए तो फिर नंबर सीरीज बिगड़ जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं जाते। जी हाँ, जैसे बहुत से लोग अपने देखिए गुरु में होते हैं, आजकल ये चलता है, लेकिन वो समस्या है वो धार्मिक व्यक्ति ही होते हैं। यहाँ धार्मिक संतों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी विचारधारा को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। जैसे बहुत बहुत से लोग बापू को, महात्मा गांधी की पूजा करते थे या उनको एकदम एक ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। यहाँ पे होता है भक्ति भाव जाग जाता है। 1928-1929 में जर्मनी में हिटलर को लोग बहुत एकदम महान शक्ति के रूप में देखने लगे थे। ठीक है, याद रखिएगा। टोटमवाद की बात हो रही है तो टोटमवाद में किसे शामिल करेंगे, व्यक्ति का एक समूह के रूप में जो पहाड़ियों वनों में रहता है, क्या ये टोटम होता है? नहीं, ये टोटम नहीं है। दैनिक दैनिक की अपवित्र वस्तुएं, अपवित्र वस्तु कभी टोटम नहीं हो सकती। टोटम में हमेशा पवित्रता का गुण मौजूद होता है। तीसरा, पशु, पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है, हाँ ये हो सकता है टोटम। एक व्यक्ति जो तंत्र मंत्र करता है उसे ओझा कहते हैं, उसे टोटम से कोई संबंध नहीं है। सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती है, ये भी टोटम हो सकता है। तो 3 और 5 ये ऐसी संभावना है जो टोटम में हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा? 3 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक, सौंदर्यपरक, प्रौद्योगिकीय और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? अब यहाँ पे देखिए टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? सभ्यता वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और सभ्यता हमने पढ़ना भी है, झारखंड पीजीटी के एग्जाम में संस्कृति और सभ्यता इस शब्द को शामिल किया गया है। यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी संस्कृति और सभ्यता को शामिल किया है। तो संस्कृति तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन सभ्यता वाले टॉपिक को लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन सभ्यता आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक, सौंदर्यपरक, प्रौद्योगिकीय और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होती है। ये कथन, ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, अब ऐसे कथन स्टेटमेंट के ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता, अगर आपने पढ़ा है तो याद आ जाता है। याद रखिएगा ये किसका स्टेटमेंट है? फेयर चाइल्ड का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, पैटर्न्स ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा आसान है, ये अभी हाल ही में हमने झारखंड पीजीटी का जो क्लास चल रही है हमारी शाम को 4:30 बजे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा भी था कि सामाजिक प्रतिमान के बारे में। और सामाजिक प्रतिमान की जब बात आती है तो नाम आता है रूथ बेनेडिक्स, उनकी बड़ी फेमस किताब है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इसी में इन्होंने सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? रूथ बेनेडिक्स। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ते समय याद रखिए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संप्रदायवाद के 6 आयामों में आत्म सात्मीकरणवाद, कल्याणवादी, पश्चिमगमनवादी, प्रतिकारी, पृथकतावादी और विलगतावादी के बारे में सुझाव दिया है?
यहाँ पे देखिए पहली बात तो क्वेश्चन मालूम होना चाहिए संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दी। अगर आपको ये भी डेटा याद है तो भी आप पेपर सॉल्व कर देंगे। दूसरा, संप्रदायवाद के 6 आयामों की बात हो रही है, इन 6 आयामों के बारे में किसने बताया है? ठीक है, प्रश्न ये आपका ये है। तो योगेंद्र सिंह, AR देसाई, TK ओमेन या GS घुरिये? ठीक है, सबसे पहला क्या है? आत्मसात्मीकरण। इसका मतलब कोई समझ लीजिए, अब जो पढ़ ही रहे हैं संप्रदायवाद, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, या आपने पढ़ने के बाद आपने लॉजिक लगा लिया कि बाकी चीज तो हमने पढ़ी थी, इसमें कोई नया नाम आ गया है, यही लगा दो, यही सोच होती है ज्यादातर हमारी। तो 6 आयामों को ही पढ़ लीजिए कम से कम, संप्रदायवाद की जो अवधारणा है, आंसर तो हम पता कर ही लेंगे। सबसे पहला क्या है? आत्मसात्मीकरण। मान लीजिए अल्पसंख्यक संस्कृति है, वो बहुसंख्यक संस्कृति में घुल मिल जाती है, यानी इसे कहते हैं आत्मसात्मीकरण। दूसरा है कल्याणवादी। कल्याणवादी में क्या होता है? अपने आप में एक संस्कृति जो है अपने जो एक प्रकार से दूसरी संस्कृति से मेलजोल भी बनाती है, अपनी संस्कृति की रक्षा भी करती है और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। तीसरा है पश्चिमगमनवादी। जब कोई भी समूह या कोई भी समुदाय या कोई भी संस्कृति, याद रखिए, अपने जो आधुनिकता से दूर जाकर अपनी परंपराओं को वापस पीछे जाने की कोशिश करती है, तो इसे क्या कहते हैं? पश्चिमगमनवादी। कल्याणवादी में क्या हो रहा था? वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही थी और अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। लेकिन पश्चिमगमनवादी में वो आधुनिकता से दूर हटकर वापस अपनी परंपराओं की ओर उन्मुख होने की कोशिश करती है, इसे कहते हैं पश्चिमगमनवादी। प्रतिकारीवादी क्या होती है? प्रतिकारीवादी एकदम अगेंस्ट हो जाती है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को हीन भावना से देखने लगती है। पृथकतावादी में अपने आप को सेपरेट कर लेती है। अलगाववादी एक प्रकार से अपने आप को सेपरेट कर लेती है, दूसरी संस्कृति से, बाहरी लोगों से किसी प्रकार का संपर्क तोड़ देती है। और आखिर में आती है विलग्नतावादी। जब कोई भी समूह या कोई भी संस्कृति अपने आप में अलगाव की भावना से ग्रसित हो जाती है और अपनी पृथक पहचान बनाने की कोशिश करने लगती है, ठीक है, इसे कहते हैं संप्रदायवाद की 6 अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया किसने? टीके ओमेन ने। तो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दी? टीके ओमेन ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण में अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित हैं, ये क्या है? संस्कृतिकरण में अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित हैं, ये क्या है? पहला, इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। दूसरा, संदर्भ विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट। तीसरा, इतिहास विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए। और 4:30 की क्लास भी कीजिएगा, पीजीटी की क्लास है, 2 लेक्चर चलते हैं, याद रखिए, एक 4:30 बजे और एक 6:30 बजे, ठीक है। तो क्लास को जरूर किया कीजिए, जो लोग भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो अपना कोर्स कर चुके हैं, जो केवल पेपर देने के लिए आए हैं या केवल आपका एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर रहे हैं या अवधारणा वाली क्लास करते हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो कोई जरूरत नहीं है कोर्स लेने की। लेकिन आपकी तैयारी अधूरी है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपके पास सही उपलब्ध जानकारी नहीं है या आपके पास समय नहीं है इतना कि आप किताबें पढ़ के नोट्स बना सकें, तो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब संस्कृतिकरण की बात हो रही है, तो संस्कृतिकरण में अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये तो जैसा कि हम जानते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इनका यह कहना था कि संस्कृतिकरण में 2 दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। या पहला है इतिहास विशिष्ट। सबसे पहले आप देखते जानते होंगे कि एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि समाज के बहुत बड़े तबके में ब्राह्मणों के समान सत्ता प्राप्त करने, ब्राह्मणों के समान समाज में अपनी स्थिति ऊंची उठाने को लेकर एक सोच थी। यानी संस्कृतिकरण में द्विज जातियों ने हमेशा ब्राह्मणों को आदर्श मानते हुए उनकी संस्कृति को, ठीक है, अपनाने पर जोर दिया, उनकी जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया। यानी पहले जो संस्कृति में फोकस क्या था, वो था इतिहास विशिष्ट। हमेशा से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर रहे हैं, तो सभी जातियों ने, द्विज जातियों ने
समाज की पिछड़ी जातियों ने ब्राह्मणों को आदर्श मानते हुए उनकी जीवन शैली का अनुसरण करने की कोशिश करी। बाद में हम देखते हैं कि दूसरा तरीका था संदर्भ विशिष्ट। जब मालूम है कि कुछ संस्कृतियों को या कुछ किसी वर्ग विशेष की या वर्ण विशेष की या जाति विशेष की हम पूरी कल्चर को नहीं अपना पाएंगे, तो हमने क्या किया, ठीक है, तो फिर पिछड़ी जातियों ने या दुज जातियों ने, ठीक है, उनकी पहनावे को, इनके खान पान को अपनाने की कोशिश करी। अब ब्राह्मणों की तरह आप जाके मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, यज्ञ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी तरह कपड़े तो पहन सकते थे, उनकी तरह पहनावा, उनकी तरह वेशभूषा तो धारण कर सकते थे, ठीक है, उनकी तरह जीवन शैली को अपना तो सकते थे। तो ये किसमें हो गया, संदर्भ विशेष में। तो संस्कृतिकरण के दो स्तर पर होती है, एक तो इतिहास के विशिष्ट में और दूसरा संदर्भ विशिष्ट में। जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, पश्चिमीकरण कहते हैं जिसको एम एस श्रीनिवास ने क्या कहा है, पश्चिमीकरण। तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव के चलते बहुत से लोगों ने क्या किया, वो ब्रिटिश ईसाई धर्म तो नहीं अपना सकते ब्रिटिश की तरह, लेकिन है तो भारतीय, है तो सनातनी, है तो हिंदू धर्म को मानने वाले, तो ब्रिटिश लोगों के धर्म को तो नहीं अपना सकते थे, तो उनकी जीवन शैली को अपना लिया, उनकी तरह खान पान करने लगे, उनकी तरह छाता लेके चलने लगे, उनकी तरह कोट पहनने लगे, धोती कुर्ते से काय पे आ गए, कोट पैंट शर्ट पर आ गए, उनकी तरह ही सिर पे टोपी रखने लगे। जैसे ब्रिटिश लोग रहते थे वैसे ही नकल मार के रहने लगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला, याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा संदर्भ विशिष्ट। तो इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट में ही संस्कृतिकरण को दो स्तर पर देखने की कोशिश करी है, समझाने का प्रयास किया है एम एस श्रीनिवासन ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों से खुद विकास की प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट ही इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि पेपर, ठीक है, आप सोचते रह जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर भारतीय विचारकों के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो जाने माने व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृति सभ्यता पर कुछ कहा है, क्योंकि संस्कृति सभ्यता या कल्चर वाले पोर्शन पर जो स्टेटमेंट आते हैं, याद रखिए संप्रदाय वाले टॉपिक पे जो स्टेटमेंट आते हैं वो काफी विस्तृत होते हैं, काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं विचारकों के द्वारा। तो एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। ये स्टेटमेंट अगर आपको एक बार भी पढ़ा होगा तो दिमाग में आ चुका होगा। ये स्टेटमेंट है योगेंद्र सिंह का। वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित में से किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, ठीक है। एच आर लोवी, ए एल रैडक्लिफ ब्राउन, एल टी हॉबहाउस या मैक्स वेबर, किसने धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, यानी धर्म को नैतिकता से जोड़ने की बात करी है कि धर्म किस प्रकार से नैतिक विकास में सहायक होता है, ठीक है। ये समझाने का प्रयास किया है इन चार विद्वानों में से किसने, ठीक है। एच आर लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन, हॉबहाउस या मैक्स वेबर। देखिए, मैक्स वेबर ने धर्म को क्या माना, आपने पढ़ा भी होगा, 1905-1906 में किताब आई थी द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें इन्होंने धर्म की भूमिका को किस रूप में देखा, पूंजीवाद के विकास में, यानी आर्थिक विकास से जोड़ा है, नैतिकता से तो जोड़ा नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। लोवी ने क्या किया, लोवी ने धर्म को अनुष्ठानों से जोड़ा है, कर्मकांड अनुष्ठानों से जोड़ा है, नैतिक विकास से नहीं जोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के विकास में समाज के स्थायित्व से जोड़ा है, नैतिकता से नहीं जोड़ा है, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन प्रकारवादी हैं, याद रखिएगा। तो उन्होंने एक प्रकार से धर्म को प्रकारवादी संस्था के रूप में देखा है, धर्म को नैतिकता से इसका संबंध नहीं बताया है। लेकिन एल डी हॉबहाउस एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने धर्म में नैतिकता को अहम माना है और नैतिक आयाम से धर्म की व्याख्या की है, और नैतिक दर्शन के रूप में देखा है कि समाज में नैतिकता के विकास में, आने वाली पीढ़ी में मोरल डेवलप करने में धर्म की अहम भूमिका होती है। ये विचार किसका है, एल डी हॉबहाउस का है। इसलिए धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर किसने ध्यान दिया, हॉबहाउस ने ध्यान दिया है, ठीक है।
चले अगला देखिए, दुर्खिम के धार्मिक अनुष्ठान रिचुअल्स में महत्वपूर्ण इकाई क्या है? दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भूमिका, क्रिया, संवेदना या प्रायोजन? ठीक है, देखिए बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। दुर्खिम के धार्मिक अनुष्ठान में बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत सी किताबों में, दो अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग आंसर भी मिलते हैं, लेकिन इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भूमिका, क्रिया, संवेदना या प्रायोजन? ठीक है, तो पहली बात तो दुर्खिम क्या कहते हैं? धर्म के पीछे क्या होती है? सामूहिक चेतना होती है। लेकिन जब हम धार्मिक क्रिया करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? सामूहिक चेतना को प्रकट करने का माध्यम होता है अनुष्ठान। यानी वो धर्म नहीं है, धर्म को प्रदर्शित करने का तरीका है। इसलिए वो संवेदना या मोटिव या रोल नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक एक्शन है, क्रिया है। अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है, एक हवन करते हैं, तो ये धर्म नहीं है, ये आस्था को प्रकट करने का आपका तरीका है, वो एक्शन है, आपने जो एक्शन लिया। ठीक है, आस्था तो क्या थी, धर्म तो क्या था? सामूहिक चेतना थी। याद रखिए, आपका विश्वास था, वो आपका धर्म है। आपकी आस्था थी, उस आस्था विश्वास को आपने जो दिखावा किया, ठीक है, घंटों पूजा कर रहे हैं, याद रखिए, ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है। वो धर्म को प्रदर्शित करने का केवल एक तरीका है, वो केवल एक क्रिया है, एक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं उस पीढ़ी पर तैयार नहीं है, उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? तो निम्न में से किसने शिक्षा को केवल सामाजिक जीवन के रूप में नहीं, बल्कि एक पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के माध्यम के रूप में देखा है? ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जब आप शिक्षा वाला टॉपिक कवर करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, देखिएगा, ठीक है, यूनिट नंबर जो 10 है उसमें अलग से टॉपिक शामिल किया गया है। तो हमेशा जो शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो पे हर किताब में आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, घटना चक्र में फीलिंग दिया है। ठीक है, जबकि फीलिंग वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धर्म को वो आस्था से जोड़ते नहीं है। दुर्खिम धर्म को सामूहिक चेतना से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें भावनाओं का स्थान नहीं है, चेतना का स्थान होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित से ये स्टेटमेंट किसका है शिक्षा को लेकर? ये स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खिम का। जब भी आप शिक्षा का औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ये सबसे पहला स्टेटमेंट दुर्खिम से ही शुरुआत होती है शिक्षा के महत्व को दर्शाने में। ये स्टेटमेंट किसका है? इमाइल दुर्खिम का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इरविन गॉफमैन, मैनुअल कैसल, किलफोर्ड गिट्स और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इंडोनेशिया में जावा आइलैंड पर स्टडी करी थी। 1966-67 में ये किताब पब्लिश हुई थी इनकी, याद रखिएगा। और इसी किताब से प्रश्न पूछा गया है, इरविन गॉफमैन, मैनुअल कैसल, किलफोर्ड गिट्स या लेवी स्ट्रॉस, द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो रिलीजन ऑफ जावा किसके लेखक कौन है? बताइए जल्दी से जल्दी। इरविन गॉफमैन, मैनुअल कैसल, किलफोर्ड गिट्स या लेवी स्ट्रॉस। अब ऐसी किताबें आती हैं तो याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा? आंसर है किलफोर्ड गिट्स। अब किलफोर्ड गिट्स आपके थिंकर वाले पोर्शन में भी शामिल हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नंबर जो 1 है उसमें शामिल किया गया है किलफोर्ड गिट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं? अब इसके 4 कूट भी हैं अलग से, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। निम्न में से कौन से भौतिक संस्कृति के, आपने पढ़ा होगा ना भौतिक और अभौतिक संस्कृति, मैकाइवर पेज ने भी बताया है और ऑर्गन ने भी बताया है संस्कृति के 2 प्रकारों में। तो भौतिक संस्कृति के कौन से उदाहरण हैं? संस्कृति के पहलू जो उत्पादन और मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसी समुदाय में अभिशासन के साधन और बच्चों का माता पिता के साथ संवाद।
इसमें से कौन सी ऐसी है जो भौतिक संस्कृति के उदाहरण है इन चारों में से? फिर इसको आपको कूट में चुनना है। ठीक है, तो पहला है संस्कृति के पहलू जो उत्पादन और मानव कृतियों का उपयोग करते हैं। ये तो सही बात है, भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। भौतिक उत्पादन जो वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, ये भी भौतिक साधन है अपने आप में। किसी समुदाय में अभिशासन के साधन, समुदाय में नियंत्रण करने के साधन कैसे हैं? ठीक है, और बच्चों का माता पिता के साथ संवाद, ये भौतिक नहीं है, यह अभौतिक संस्कृति से जुड़ा है, परंपरा मूल्यों से जुड़ी बात हो रही है। यानी 3 और 4 तो नहीं हो सकता। ठीक है, बचा क्या? 1 और 2, तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में बात हो रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। इसमें भी आपको 4 कूट दिए गए हैं, लेकिन पहले प्रश्न को समझ लीजिए। ये सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है, ये लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है, ये अधिगमन के सामाजिक पक्ष पर बल देती है, ये स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को नहीं पाटती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़ा आसान सा प्रश्न है अपने आप में। तो पहली बात तो ये सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है, बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज पाठ्यक्रम से तय नहीं होती है। स्कूलों में आज भी देखिए पाठ्यक्रम होगा, लेकिन आज भी देखिए हर स्कूल में ड्रेस होती है बच्चों की, ताकि सभी लोग एक ही ड्रेस पहने, ताकि क्या हो, समाज में हर व्यक्ति की, बच्चे की पारिवारिक आर्थिक स्थिति समान नहीं हो सकती। अगर आप उससे कहेंगे कि आप अपने घर के कैजुअल ड्रेस में आइए, तो हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहन के आए और कुछ सामान्य कपड़े पहन के आए। लेकिन शिक्षा के माध्यम से अनौपचारिक तरीकों से समानता लाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि समाज में समानता लाती है अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा, लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है। शिक्षा कभी अलग नहीं करती, समाज को जोड़ती है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। ये अधिगमन के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। सही बात है, समाज में नियंत्रण लाने में सहायक होती है, अधिगमन में सामाजिक पक्ष पर बल देती है। तो ये स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को पाटती है। ठीक है, सॉरी, नहीं पाटती है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 1 और 3। तो आंसर देख लेते हैं कहीं पे। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपी आइडल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया है? किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपी का समर्थन किया है? महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, कबीर या पेरियार? ठीक है, शिल्पी जी, एक बार में आंसर, आपने 2 बार आंसर दिया है। चलिए, कारण ये होगा कि जो कमेंट स्क्रॉल होता है उसमें वो बढ़ता जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो एक बार ही आंसर दे दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपी, अब सर कॉन्सेप्ट को समझिए, किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूप की बात करी है? आइडियल टाइप, जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा था ना कि आइडियल आदर्श प्रारूप की बात करी है, ऐसे ही हिंदू धर्म को आदर्श माना है किस व्यक्ति ने? उनके हिसाब से हिंदू धर्म त्याग, अहिंसा, के संतुलन की बात करता है। उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई है ही नहीं, एक प्रकार से वो आदर्श है। दुनिया के सभी धर्मों का आदर्श होना चाहिए हिंदू धर्म। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस अवधारणा को किसने स्पष्ट किया है? तो आंसर क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हिंदू धर्म को जो आदर्श प्रारूप में समर्थन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, इस पर तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सहभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा किया गया ये अध्ययन है अपने आप में, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एल ए क्रोजर, मैक्स वेबर, विलियम एफ वाइट, मेलिनोवस्की। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो कई बार पढ़ा होगा, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, बहुत सही, विलियम एफ वाइट का ये पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ये माना कि कृत्य प्राय नैतिक, रूटीन और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होती है? आसान भाषा में समझिए, देखिए कितनी कठिन जटिल भाषा में लिखा गया है, प्रश्न दिया गया है।
निम्नलिखित में से किसने ये माना कि जो कृत्य प्राय नैतिक यानी जो रूटीन वर्क होता है और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है, ये स्टेटमेंट किसका है? अल्फ्रेड सूट्स, गॉरफिंगल, मैक्स वेबर, जॉन हेरिटेज। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है कि भाई दिन प्रतिदिन की घटनाओं की बात होती है ना, कि दिन प्रतिदिन की जो जीवन में घटनाएं हैं, इसी से हमें समाज को समझना चाहिए और ये समाज में संतुलन लाने में सहायक होती हैं, क्योंकि ये बदलती नहीं है, इसमें परिवर्तन तेजी से परिवर्तन नहीं होता। तो समाज को स्थिरता देने में सहायक होती हैं दिन प्रतिदिन की घटनाएं, और इसे पढ़ा जाता है प्रघटना शास्त्र में। ठीक है, याद रखिएगा। तो रूटीन की बात होती है, प्रघटना शास्त्र की बात होती है। ठीक है, नहीं, मैक्स वेबर दूर दूर तक नहीं है इसमें। प्रघटना शास्त्र से कौन जुड़े हुए हैं? अल्फ्रेड सूट्स। आंसर क्या आएगा? अल्फ्रेड सूट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबों के नाम हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टडीज इन मैथमेटोलॉजी। चार किताबें हैं, चार आपके लेखकों के नाम हैं। ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। अल्फ्रेड सूट्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये पार्सन की रचना है। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एथमेटोलॉजी ऑफ स्टडी इज एथमेटोलॉजी। स्टडी इन एथमेटोलॉजी किसकी रचना है? गॉरफिंगल की रचना है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, ये आपके इरविंग गॉफमैन की रचना है। और आपके अल्फ्रेड सूट्स की रचना है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। यानी आंसर क्या हो गया? 3 2 4, सॉरी 3 1 4 2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। जब नव प्रकारवाद की बात आती है तो हमेशा नव प्रकारवाद के जनक की बात आती है, और नव प्रकारवाद के जनकों में कौन है? याद रखिएगा, जेफरी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकारात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षावाद तत्व के रूप में नव प्रकारवाद की व्याख्या निम्न में से किसने की है? ठीक है, और ये स्टेटमेंट जब भी आप प्रकारवाद नव प्रकारवाद पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट से ही शुरुआत होती है नव प्रकारवाद की। तो प्रकारात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकारवाद की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? अलेक्जेंडर एंड जीसेंस, कॉलेमी एंड रोडेस, रोडेस एंड जीसेन, अलेक्जेंडर एंड कॉलेमी। ठीक है, आपने हमेशा पढ़ा होगा नव प्रकारवाद कोई नया विचार नहीं है, बल्कि केवल प्रकारवाद का सुधार है, समीक्षा है, आलोचनात्मक व्याख्या है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अलेक्जेंडर और पॉल कैलिमी का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो मार्क्स ने हमेशा क्या कहा कि आर्थिक निश्चयवाद यानी आर्थिक निर्धारणवाद, यानी समाज में परिवर्तन से लेकर संघर्ष का केवल एक ही कारण है, वो है आर्थिक। इसकी आलोचना किसने करी है? हेबरमॉस, बॉटमोर, मोरो एंड अल्थूजर। ठीक है, किसने आलोचना करी है मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब हम मार्क्स की आलोचना की बात करते हैं तो वही मार्क्सवाद में उभर कर सामने आया, सुधार की बात करता है ना। ऐसा नहीं कि मार्क्सवाद का विरोधी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। आपने पढ़ा भी होगा फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय उभर कर सामने आया, जो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारकों का समर्थन करता है, लेकिन उसमें सुधार की बात भी करता है। और इसी से उभर कर सामने आया नव मार्क्सवाद। और नव मार्क्सवादियों में सबसे फेमस नव मार्क्सवादी हैं, वो है हेबरमॉस। तो स्टेटमेंट किसका है? हेबरमॉस का है। ठीक है, अगला है समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का
कथन है, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है। अब आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का मतलब क्या है। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक सिद्धांत या आलोचनात्मक जो विचारधारा है, क्रिटिकल थ्योरी। और क्रिटिकल थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़ी हुई है, जिसका विकास जर्मनी में हुआ था। दो बड़े महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, शिकागो संप्रदाय जो अमेरिका में डेवलप हुआ और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो जर्मनी में डेवलप हुआ। तो यहाँ समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का मतलब क्रिटिकल थ्योरी है, आलोचनात्मक विचारधारा है जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के द्वारा विकसित की गई है। अब यहां बात आ रही है कि कौन सा कथन है। पहला, आर्थिक निश्चयवाद गलत था। दूसरा, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था। तीसरा, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ इसका सरोकार होना चाहिए। और चौथा, आर्थिक निश्चयवाद गलत था और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, देखिए आलोचनात्मक जो सिद्धांत विचारधारा है, जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की विचारधारा है, वो ये तो मानती है कि हाँ हमेशा आर्थिक कारण ही जिम्मेदार नहीं होता, या मार्क्स की जो सोच है कि आर्थिक निश्चयवाद ही हर चीज का कारण है, ये गलत भी नहीं है। तो जीवन के सभी पहलू, चाहे हम अर्थव्यवस्था चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था को देखें, चाहे हम सामाजिक परिवर्तन को देखें, ठीक है, तकनीक को देखें, प्रौद्योगिकी को देखें, हर एक पहलू किससे जुड़ा हुआ है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दुनिया में अगर कोई देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सारी चीजें पीछे ही रह जाती हैं। आपकी कला संस्कृति, ठीक है, आपकी विचारधारा, आपकी राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विचारधारा, सब कुछ किस पर टिकी हुई है? सब कुछ टिकी हुई है आपकी अर्थव्यवस्था पर। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आपकी विचारधारा का प्रसार होगा। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी करण के चलते, या आप देखिए वेस्टर्न कल्चर का प्रसार क्यों हुआ? क्योंकि पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। अमेरिका ने जैसे ही इकोनॉमिक पावर बना 1960 के बाद, तो अपनी विचारधारा को फैलाया। और आज आप देखिए हमारा खान पान, हमारी तकनीकें, हमारा पहनावा, सब कुछ अमेरिकन है। क्यों है? क्योंकि वो पहले आर्थिक रूप से सक्षम बना। आने वाले वर्षों में देखिए, आजकल फिल्मों में देखिए कोरियन प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरियन ड्रामा बहुत तेजी से आ रहे हैं, कोरियन वेब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरिया ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया, अब वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है, अब वो अपनी राजनीति, अपनी कला क्षेत्र को फैला रहा है। यानी आर्थिक निर्धारणवाद आज भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए ये कहना कि आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, ये तो सही बात है, क्योंकि सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी इससे जुड़े हुए थे। ये किसने कहा? समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, नव मार्क्सवादियों में किसने निश्चय पूर्वक कहा कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? ठीक है, तो नव मार्क्सवादियों में ये किसने कहा कि निश्चय पूर्वक कहा था कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? ठीक है, नव मार्क्सवादियों का हमेशा यह मानना रहा कि मार्क्स ने केवल केवल आर्थिक कारकों पर जोर दिया, मार्क्स ने केवल विचारधारा को अहम माना। ठीक है, मार्क्स की विचारधारा में इंसान की, व्यक्ति की, मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं कि मानव स्वभाव है या क्या फर्क पड़ता है मानव स्वभाव का अर्थव्यवस्था पर, या समाज की अधोसंरचना या अधिसंरचना पर। उनका पूरा कारक केवल भौतिक संरचना पर था। इसलिए ऐतिहासिक भौतिकवाद की आप व्याख्या देखिए। ठीक है, तो विचारधारा को महत्व, व्यक्ति को महत्व दिया ही नहीं है, बल्कि केवल भौतिक साधनों को महत्व दिया है। इसी कारण से आलोचना भी हुई है। और ये स्टेटमेंट किसका है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हेबरमॉस का, हॉर्वे का, डेरेनहॉफ का या अल्थुजर का? ये स्टेटमेंट है हेबरमॉस का, क्योंकि हेबरमॉस ही इसमें से एकमात्र आपके कौन है, नव मार्क्सवादी विचारक है। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क की संरचनाओं और समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया? ठीक है, बड़ा फेमस टॉपिक है अपने आप में ये, कि जो हमारी मस्तिष्क की संरचनाएं हैं, ठीक समाज की संरचना से मेल खाती हैं। यानी हमारा मस्तिष्क का जो सिद्धांत है, मस्तिष्क की जो थ्योरी है, अगर हम कह सकते हैं इसकी संरचना जो है वो समाज की संरचना से मेल खाती है। ये स्टेटमेंट या ये कथन या ये विचारधारा किसकी है? तो लैमर्ट की है, याद रखिए, रेडक्लिफ ब्राउन की है, लेवी स्ट्रॉस की है, फूको की है।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। और वैसे भी इसको आज हम शाम को 6:30 की हमारी जो यूडीसी नेट की क्लास होगी, आज उसमें हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को, और टॉपिक का नाम क्या होगा, लेवी स्ट्रॉस। तो शाम को 6:30 यूडीसी नेट का जो हमारा बैच चलता है, याद रखिए, इसमें आज हम शुरुआत करेंगे लेवी स्ट्रॉस के बारे में। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसका है, लेवी स्ट्रॉस का है। अगला, उत्तर संरचनावादियों में निम्नलिखित में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। यह तो रट्टा मान लीजिए, कई बार हम चर्चा कर चुके। ज्ञान और शक्ति की बात जब आती है, इन दोनों के बीच का एक संबंध है, याद रखिए। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति तय करती है, शक्ति प्राप्ति का साधन है, और जिसके पास शक्ति होती है वो ये तय करता है कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, आपके मिशेल फूको का है। इससे पहले डिस्कशन हो चुका है कई बार। निम्नलिखित में से किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की विवेचना की है, विरचना नहीं होगा, ये विवेचना है। ठीक है, विवेचना की है। तो निम्नलिखित में से किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की विवेचना की है, डेरिडा, गॉटलियर, फूको या स्मिथ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब भी बात आती है भाषा और संस्था की, जब भी बात आएगी भाषा की, याद रखिएगा, तो हमेशा कौन आते हैं, हमेशा किताब भी लिखी, स्पीच पर लिखी, याद रखिए, भाषा पे ज्यादा जोर दिया है, वो है डेरिडा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ये तो वैसे ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से आपको ज्यादा सोचना पड़ता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऐसी वैकल्पिक स्थिति यानी वैकल्पिक समाज की कल्पना की है जिसमें वाणी मंच को संचालित करना बंद कर देगी, जिसमें वाणी यानी वाक्य मंच को संचालित करना बंद कर देगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका जो स्टेटमेंट है, आज देखिए, बहुत ज्यादा प्रभावशाली और प्रासंगिक होता जा रहा है। हम जब भी चीजों को देखते हैं, अगर आपने बहुत गहराई से पढ़ा हो सिद्धांतकारों को, तो 1950, 60, 70 के जो सिद्धांतकार हैं, उनकी भविष्यवाणियां अब सही होती दिखाई दे रही हैं। चाहे वो हेबरमॉस हो, चाहे वो एंथनी गिडिंग्स हो, चाहे वो अल्थूजर हो, चाहे वो जेफरी अलेक्जेंडर हो, चाहे वो वर्तमान जो समय के कहीं ना कहीं जाने माने समाजशास्त्री रहे हैं, फूको हो, इनके कहीं ना कहीं विचार आज 21वीं सदी में सही होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सुनने में बड़ा आसान लगता है, रट्टा मान लेते हैं सब लोग कि वाणी मंच को संचालित करना बंद कर देगी, रट्टा मान लो। अरे रट्टा क्यों मान लो, पहले समझो कि वर्तमान में किस तरीके से प्रासंगिक हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है डेरिडा का। अब कैसे ये प्रासंगिक हो रहा है, उन्होंने कहा कि वाणी मंच को संचालित करना बंद कर देगी, यानी अब नेताओं के भाषणों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि लोगों के पास जो साधन होंगे वो इतने बढ़ चुके होंगे कि लोग उन साधनों से सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम देखते थे कि भाई जो 20वीं सदी थी, नेताओं के भाषणों से लोग प्रभावित होते थे। अब नेताओं के भाषण महत्वपूर्ण नहीं बचे, अब सोशल मीडिया महत्वपूर्ण है। वो केवल एक स्टेटमेंट भी अगर नेताजी दे दें तो 4 जगह से सूचना कंफर्मेशन आ जाता है कि ये सूचना सही थी कि गलत थी। तो लोग अब सोशल मीडिया, ट्विटर और एक्स और बाकी साधनों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। वो नेता के भाषण पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, इसलिए वाणी मंच को संचालित करना बंद कर देगी। अब केवल लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े भाषण दीजिए, जरूरत नहीं है। यही कारण है, देखिए, पिछले कुछ वर्षों से रैलियां कम हो रही है नेताओं की, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोटो डाली जा रही है, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब बड़े बड़े मंचों से आप क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो। चुनाव प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि अब मंच पर बोली गई बातें, संसद में बोली गई भाषण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही कारण है कि डेरिडा ने इसकी भविष्यवाणी बहुत सालों पहले कर दी, सदियों पहले कर दी, कि वाणी जो है वो मंच का क्या कर देगी, संचालित करना बंद कर देगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेताजी ने संसद में क्या कहा, लाल किले से क्या कहा, या भाषणों में क्या कहा। ठीक है, विपक्ष ने क्या कहा, महत्वपूर्ण है, बाकी साधन इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं संवाद के। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, डेरिडा का स्टेटमेंट है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जिनको हमने जानने और समझने का प्रयास किया। अब ये लाइव जो क्लासेस होगी ये केवल हमारी एप्लीकेशन पर होगी, ये निःशुल्क है, फ्री है, सब लोग इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होगा डेली, लेकिन लाइव क्लासेस केवल एप्लीकेशन पर ही होगी। और ये जो पीडीएफ फॉर्म में जो आपको बना दिया अभी कराया गया, इसके जो पीडीएफ होगी वो केवल एप्लीकेशन पर ही अपलोड की जाएगी, टेलीग्राम पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर
शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डेली प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और शाम को 6 बजे अवधारणा वाली क्लास शाम को 6 बजे, और जो एमसीक्यू क्लास है ये सुबह 8:30 बजे प्रतिदिन केवल एप्लीकेशन पर ही होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको सामने दिख जाएगा डेली लाइव क्लासेस और प्रमुख अवधारणा, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे वो लेक्चर अपने आप ऑन दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, और उसमें ही आपको लाइव क्लासेस में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे आप लाइव क्लासेस के साथ जुड़कर, ठीक है, पेपर में सॉल्व करने में इस क्लास के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड पीजीटी का एक नया बैच शुरू हुआ है, जैसा कि आपको मालूम होगा, शाम को 4:30 बजे क्लास चलती है। इसी प्रकार राजस्थान पीएचडी का हमारा बैच चलता है दोपहर 3 बजे। तो राजस्थान पीएचडी की अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पेपर आपका दिसंबर में है। हमारा सिलेबस बहुत लमसम सिलेबस पूरा हो चुका है लगभग, लेकिन कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं, उसकी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपने बहुत से टॉपिक आपको नहीं मिले होंगे, जैसे डिसूजा साहब है, आंद्रे ब्रिताई हैं, ठीक है, या बीना अग्रवाल हैं, मीरा कोशाम्बी हैं, तो बहुत सारे लोग केवल बेसिक पढ़ के जा रहे होंगे उस टॉपिक पर। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कुछ टॉपिक्स को हमने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, राजस्थान पीएससी से जुड़े हुए टॉपिक्स को। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी शाम को 6 बजे, और 6 बजे हम देखेंगे प्रमुख अवधारणा वाली क्लास, जो केवल हमारी एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी। और इसमें एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स भी जो पीडीएफ फॉर्म में दिए जाते थे पहले टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो केवल हमारी एप्लीकेशन पर ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।